हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। सिलसिलेवार लर्निंग में हम बात कर रहे थे चंद्रमा के कुछ अवलोकन्स की, चंद्रमा के कुछ कॉम्बिनेशंस की। इसी में आज अवलोकन्स में आखिरी जो 5 रूल हैं, 6 रूल हैं, वो आज करवाए जाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आखिरी 6 रूल चंद्रमा के अवलोकन के कराए जाएंगे। इससे पहले आपने 1 से लेके 10 तक के जो रूल हैं वो पिछली वीडियोस में देखे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहिए। बात करते हैं चंद्रमा के अवलोकन नंबर 11 की। अवलोकन नंबर 11 बोलता है चंद्रमा का जितना अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, चंद्रमा पर जितना अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही अधिक इंसान चिंता करने वाला होगा। इनका मतलब है कहने का कि आपकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा सपोज करो कहीं भी बैठा है, कहीं बैठा है, ABCD, इसको दूसरे घर में बिठा दो, इसको चौथे घर में बिठा दो, इसको लगन में बिठा दो, इसको 10वें घर में बिठा दो, कहीं भी बिठा दो। चलो हम चंद्रमा को उसके अपनी राशि में, कालपुरुष की कुंडली में 4 नंबर राशि में चंद्रमा होता है, बहुत अच्छा, उसकी अपनी राशि में बिठा देते हैं। यहाँ भी यदि इसके ऊपर बुरे प्रभाव आएंगे वो इंसान को चिंताग्रस्त कर देंगे। जैसे शनि तीसरे भाव से यहाँ पर दिखता है, आप देखो शनि का तीसरी दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि है वो यहाँ चंद्रमा पर आ रही है। एक दृष्टि है, इंसान थोड़ा डिसिप्लिन होगा, थोड़ा चिंताग्रस्त भी होगा। ऐसे में हम एक और बुरे ग्रह की दृष्टि इस पे डालते हैं। जैसे मंगल की चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है, मंगल की हम यहाँ पे 4th दृष्टि डाल देते हैं। ये मंगल की 4th दृष्टि आ गई। सैटर्न की 3rd थी और मंगल की 4th आ गई। तो इसने क्या किया, शनि और मंगल 2 बुरे ग्रहों की दृष्टि इस पे आई, जिसने चंद्रमा को काफी फिक्रमंद, चिंताग्रस्त कर दिया। ऐसे में यदि हम एक काम और करें कि इसको साथ में केतु बिठा दें, राहु यहाँ आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कभी अच्छी तरह से हंसता ही नहीं, हमेशा चिंताग्रस्त ही रहता है। या ऐसा हो कि इसके साथ 8वें घर का लॉर्ड बिठा दें, मंगल आ जाए, या मंगल इसको देख रहा हो। ये तो एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैन बी मैनी। हम मंगल शनि यहाँ 10वीं दृष्टि से 7वें भाव से भी 10वीं दृष्टि से 10th दृष्टि से देख सकता है। शनि को 10th दृष्टि से शनि यहाँ बैठकर 7वीं दृष्टि से भी चंद्रमा को देख सकता है। राहु 12वें घर में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख सकता है। केतु भी यहाँ बैठकर 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख सकता है। मतलब कहने का है, रूल नंबर 11 कहता है कि चंद्रमा पे जितना ज्यादा नेगेटिव प्रभाव आएगा उतना ही व्यक्ति चिंतावान, चिंताग्रस्त, गंभीर और दुखी रहने वाला होगा। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले अवलोकन के ऊपर। अवलोकन नंबर 12 क्या कहता है? अवलोकन नंबर 12 कहता है नीच भंग का चंद्रमा अधीर और बुरे स्वभाव की बुद्धि देता है। चंद्रमा नीच होता है 8वीं राशि में, यदि वो किसी भी घर में हो सकती है। यहाँ हम कालपुरुष की बात करते हैं तो यहाँ 1ली, 2री, 3री, 4th, 5th, 6th, 7 और 8 यहाँ पे यदि चंद्रमा बिठा देंगे, इसको हम बोलेंगे नीच का चंद्रमा, नीच का, या मून इन डेबिलिटेशन। अब इसका नीच भंग कैसे होगा? इसका नीच भंग ऐसे होता है कि कोई एग्जाल्टेड प्लैनेट इसके साथ बैठ जाए तो ये चंद्रमा जो है वो इसका नीच भंग हो जाता है। कोई एग्जाल्टेड प्लैनेट इसको अपनी दृष्टि में ले ले, जैसे बृहस्पति, हम बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर 4थी राशि में उच्च का होता है और यहाँ पर 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख सकता है। हम बोलेंगे चंद्रमा का नीच भंग हो गया। लेकिन नीच भंग तो हो गया, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, हो गया। नीच भंग का जो राजयोग बनता है बहुत प्रबल होता है, लेकिन इसके साथ उसकी नेचर में क्या फर्क आया? इसने व्यक्ति को अधीर कर दिया, बुरे स्वभाव की बुद्धि दे दी। इसलिए चंद्रमा का नीच भंग जब तक अच्छा नहीं माना जाता, जब तक अच्छे ग्रहों की दृष्टि या संग इसको नहीं मिलता। अब रूल नंबर 13 की बात करते हैं। रूल नंबर 13 बोलता है कि एक निर्बली, रूल नंबर 13 कहता है कि एक निर्बली चंद्रमा परिवर्तनशील और लचीला स्वभाव देता है। निर्बली चंद्रमा कब होता है? निर्बली चंद्रमा
आप लोग एस्ट्रोलॉजी के ज्ञानी हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बना रहा हूं जिनको अभी एस्ट्रोलॉजी की पूरी तरह से समझ नहीं है। उनका ध्यान रखते हुए मैं बताऊंगा कि चंद्रमा जो है वो निर्बली कब होता है। इसके कई कॉम्बिनेशन हैं, उनमें से कुछ जो मुख्य कॉम्बिनेशन है वो ये है कि चंद्रमा कभी भी सूर्य से चंद्रमा की दूरी 72 डिग्री या 75 डिग्री से यदि ज़्यादा की होगी तो चंद्रमा ठीक होगा, और विद इन 75 डिग्री चंद्रमा वीक होगा। उसमें भी वो 75 डिग्री जब चंद्रमा अमावस की तरफ अग्रसर होता है, ज्यादा कमजोर कर देता है। सूर्य यहाँ बैठा है, सपोज 15 डिग्री पे बैठा है, जैसे हम चंद्रमा को इससे 75 डिग्री के अंदर रखते हैं, हम इसके 15 डिग्री ले लिए, इसके 30 ले लिए, इसके 30 ले लिए, तो ये कितना हो गया 55, 15 प्लस 30, तो इस बॉर्डर से 11 नंबर, 12 नंबर और 1 नंबर में चंद्रमा अमावस की तरफ अग्रसर होता है। इसलिए यहाँ पे चंद्रमा कमजोर माना जाएगा हम यदि मंगल चंद्रमा को यहाँ मानेंगे। या चंद्रमा के साथ चंद्रमा कहीं भी बिठा दो, चंद्रमा के साथ बुरे ग्रह जैसे केतु होता है, राहु होता है, ये चंद्रमा को ग्रहण भी लगाते हैं और कमजोर भी करते हैं। या चंद्रमा अपनी नीच राशि में बैठा हो तो भी चंद्रमा को कमजोर माना जाता है। तो ऐसा चंद्रमा, एक निर्बली चंद्रमा, जब चंद्रमा कमजोर होगा, परिवर्तनशील, बार बार उसके ख्याल में चीजें बदलती रहती हैं, एक डिसीजन पे वो ज्यादा टिकता नहीं है, और लचीला, अपने सोच के साथ बह जाता है, अपने सोच के साथ बहने वाला, दूसरों की बातों के प्रभाव में आने वाला, लचीला और अपनी बात पे ना टिकने वाला इंसान बन जाता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 14 की, या अवलोकन नंबर 14 की। अवलोकन नंबर 14 बोलता है, बली चंद्रमा जब स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग कैसे होगा, अपनी उच्च राशि टॉरस में होगा, स्ट्रांग होगा, अपनी राशि कैंसर में होगा, स्ट्रांग होगा, और सूर्य के प्रभाव से बाहर होगा, तो ये सब जगह वो स्ट्रांग होगा। यानी कि दुश्मन की राशि में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो स्ट्रांग होगा। नीच राशि में नहीं होगा तो भी स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग चंद्रमा व्यक्ति को जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, कल्पनाशील, जिसके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं, कल्पना होती है उसकी, सृजनात्मक शक्ति होती है उसकी, और स्वभाव जो है वो अस्थिर बनाता है, क्योंकि चंद्रमा है ही ऐसा कि अस्थिर स्वभाव का होता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा लचीला नहीं होता, उसको पता होता है उसने करना क्या है। अब बात करेंगे अवलोकन नंबर 15 की। अवलोकन नंबर 15, अवलोकन नंबर 15 कहता है, चंद्रमा द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में या नवमेष के साथ होने पर परोपकारी स्थिति देता है और पक्षपातहीन और खुली बुद्धि वाला इंसान बनाता है। उसका मतलब क्या कर दिया उसने, चंद्रमा को दूसरे भाव में उच्च राशि का होता है, उच्च राशि का कर दिया, और नवम स्थान गुरु स्थान होता है, नवम स्थान आपका देव स्थान होता है। नवम स्थान में बैठ के चंद्रमा ने क्या किया, गुरु की शक्तियां उसमें आई। यहाँ पे 9 नंबर में यदि चंद्रमा बिठाया तो ये एक बहुत अच्छी ट्राइंगल है, गुरु स्थान है। यहाँ पे चंद्रमा बृहस्पति का ये घर है, स्ट्रांग होता है, ये उसकी उच्च राशि है 2 नंबर। जब यदि इसके साथ ये बृहस्पति यहाँ बैठ जाए तो ये ऐसा इंसान, या चंद्रमा बृहस्पति कहीं बैठ जाए, चाहे वो 10वें घर में बैठ जाए, ऐसा इंसान, या चौथे घर में बैठ जाएं चंद्रमा बृहस्पति, ऐसा इंसान, या अकेला चंद्रमा दूसरे घर में हो तो ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है, किसी से पक्षपात नहीं करता। जैसे तुला होती है उसी तरीके से एक तुला की तरह न्याय प्रिय होता है, पक्षपातहीन होता है, ऐसा व्यक्ति खुली बुद्धि वाला होता है, बेबाक होता है, किसी से घबराने वाला नहीं होता। अब बात करते हैं आखिरी अवलोकन की, अवलोकन नंबर 16 की। तो इसने चंद्रमा को शनि की राशि में बिठाया है। शनि की राशि जो है वो 10 नंबर और 11 नंबर होती है। इसने यहाँ पे बोला है कि चंद्रमा मकर राशि में या कुंभ राशि में, 11 नंबर कुंभ राशि होती है, 10 नंबर मकर राशि होती है। कुंभ राशि में या मकर राशि का चंद्रमा जातक को पक्षपातहीन नहीं बनाता, सैटर्न से पीड़ित, ये सैटर्न का प्रभाव, ये सैटर्न है, या 10 नंबर राशि का मालिक 11 नंबर राशि का मालिक सैटर्न होता है, उसके प्रभाव में चंद्रमा क्या बोलते हैं हम इसको, कि पक्षपात करने वाला हो जाता है, या ये बोलेंगे इन्फ्लुएंस हो जाता है, अपनी निडरता खो देता है, अपना इन्फ्लुएंस पर्सनल खो देता है, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके
अपनी जजमेंट को निडर नहीं रहने देता, पक्षपात पूर्ण कर देता है। तो ये थे चंद्रमा के अवलोकन। इन अवलोकन के साथ चंद्रमा के बारे में हमारा सफर आज पूरा हो रहा है। कल को बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बात करेंगे अगले ग्रह के बारे में। जैसे आपने सूर्य के बारे में सब कुछ जाना, चंद्रमा के बारे में सब कुछ जाना, इसी तरह इसके आगे वाले ग्रह में हम कोशिश करेंगे कि मंगल ग्रह के बारे में सारा कुछ जाने। वो कहाँ अच्छा होता है, कहाँ बुरा होता है, कौन सी राशि में उच्च होता है, कौन सी राशि में नीच होता है, क्या क्या उसके स्वभाव हैं, और उसके अवलोकन तक जाएंगे। आशा करता हूँ मेरे ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। यदि आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको उस समय पर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।